Hello, my dear students. This is Shivam Agarwal and I welcome you all in my video. एंड हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए, आपको आपको पता है आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी हमारे पास इतना टाइम है, हम पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हैं। और सिलेबस ही नहीं, हम सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठ के आता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपके जो चैप्टर्स के बीच में इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से अलग कुछ भी नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करते हैं और इंटेक्स क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, तो आपका 80 to 90% पेपर वहीं सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट और डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होते हैं। तो देखिए, हमारे पास इतना टाइम है कि हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएँ। लेकिन आगे जो लेक्चर्स आएंगे, रिवीजन जो आपका कराऊंगा मैं, इन लेक्चर्स में क्या कराने वाला हूँ, जो ये आपके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, आपको इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये आपको कराने वाला हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, आपको मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं क्वेश्चंस, वो आपको मैं कराने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। और यकीन मानिए, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लगाए हैं इसमें, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में, ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन, भाई पेपर मैंने तो सेट नहीं किया है कि यही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है बोर्ड में। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन करा रहा हूँ। बाकी जो आपने तैयारी करी है उसका तो रिवीजन करते ही रहिएगा। इन क्वेश्चंस को एक बार रेफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंटेक्स का क्वेश्चन है ये। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें दे रखा है कि हमें अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पर बताना है। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा हमारा अमॉर्फस होगा, कौन सा हमारा क्रिस्टलाइन होगा। तो देखिए, अमॉर्फस, जितने भी हमारे अमॉर्फस सॉलिड में ज़्यादातर जो पॉलीथीन से रिलेटेड होते हैं ना, जो पॉलीमर होते हैं सॉलिड, वो हमारे ज़्यादातर किस में आते हैं। देखिए, पॉली यूरेथीन, पॉली मतलब पॉलीमराइजेशन से बना है। नेप्थलीन हमारा, टेफ्लॉन भी एक तरह की टेप होती है, पॉलीमर होता है। सेलोफेन, ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास वगैरह, ये सब ग्लास और पॉलीमर, ये सब किस में आते हैं, हमारे अमॉर्फस सॉलिड में। और अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ, तो क्रिस्टलाइन में हमारा बचे क्या है, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, ये सब किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लास हैव अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट इज टेंडेंसी टू फ्लो। आपने देखा होगा, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं, बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हो जाती हैं, 15-20 साल पुरानी, तो उनका जो ग्लास है नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से थिन हो जाता है। तो देखो, ग्लास की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और फ्लो कौन कर सकता है, फ्लो करने की किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड को क्या किया जाता है, सुपर कूल्ड करके उसको ग्लास में चेंज किया जाता है। तो इस वजह से उसको, ग्लास को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब देखिए, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ी होंगी कि हमारी किस तरीके की इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, आयनिक सॉलिड की, कोवलेंट सॉलिड की, मॉलिकुलर सॉलिड की। तो ये सब इसमें हमें कैटेगराइज करना है कि कौन से हमारे ये सॉलिड हैं, कुछ दे रखे हैं। देखिए, आयनिक सॉलिड जो हमारे आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, जो कि हमारे आयंस में टूट सकते हैं, वो हमारे आयनिक सॉलिड हो गए। जैसे कि हमारा पोटेशियम सल्फेट, क्या होता है हमारा, K2SO4 होता है हमारा। और पोटेशियम सल्फेट कैसे टूट जाता है हमारा, 2K+ और SO4 2- में हमारा पोटेशियम सल्फेट टूट सकता है। ऐसे ही हमारा जिंक सल्फाइड हो गया, ZnS हो गया हमारा, ये भी हमारा आयनिक सॉलिड है। तो ये दोनों तो हमारे हो गए आयनिक सॉलिड। और कोवलेंट सॉलिड, जिसमें हमारा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट हो गया हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब बेसिकली कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद मॉलिकुलर सॉलिड, जो कि हमारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 3 तरह के होते हैं ये भी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखिए, हमारा बेंजीन हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल है। यूरिया, अमोनिया, वाटर, आर्गन, ये सब हमारे क्या है, मॉलिक्यूल है। अब मेटलिक सॉलिड, जो कि हमारे मेटल से बने होते हैं, सिर्फ मेटल से बने होंगे, तो रुबीडियम हो गया और टिन हो गया, ये हमारे क्या है, मेटलिक सॉलिड। तो ये क्वेश्चन कभी कभी हमारा एग्जाम्स में आ जाता है कि आपको देखो, एक तो ये और एक आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का दे देगा क्वेश्चन, तो डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है,
वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। और आपको बताना है कि कोई भी एटम जो होते हैं, यूनिट सेल में एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो एटम का कितना पार्ट हमारा कॉर्नर पे शेयर हो रहा है उस यूनिट सेल में। आपको पता है कितना पार्ट होता है भाई, एक एटम जो है 1/8 पार्ट शेयर करता है कॉर्नर पे, तो ये हो गया हमारा 1/8। और बॉडी सेंटर्ड को तो भाई बॉडी पूरे बॉडी के सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा एटम शेयर कर रहा है, तो वो हमारा बॉडी सेंटर में पूरा का पूरा एक एटम शेयर करेगा एक यूनिट सेल को। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है हमारा, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे क्या होते हैं बेसिकली रेशियो बनाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे चैप्टर के। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है और बच्चा इसमें घूम जाता है क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट एम एंड एन। 2 एलिमेंट से बनना है, एक एम से और एक एन से। द एलिमेंट एन फॉर्म CCP एंड एटम ऑफ एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिएगा जो हमारे एन होते हैं, इसको करेंगे क्या, कैसे, इधर देख, इसमें सॉल्यूशन में देखिएगा जो मैं करा रहा हूँ वो सॉल्यूशन देखिए कि हमारा एन जो है, एन क्या बना रहा है हमारा, CCP बना रहा है। तो CCP मतलब FCC मान के चलेंगे, तो इसका नंबर ऑफ जो Z है, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या हो जाता है इसका 4, FCC का क्या हो जाता है 4, तो N क्या आ गया हमारा 4 आ गया। और M क्या कह रहा है, M ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिएगा N यहाँ पे जो भी होगा, एन यहाँ पे जो भी होगा टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहता, अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल की जगह हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रहता, तो हम क्या करते थे, उतने ही रख देते। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं हमारे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं हमारे n। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसके डबल होंगे, लेकिन उसके भी कितने कह रहा है 2/3। तो हमारा m क्या हो जाएगा 2/3 नहीं 1/3 कह रहा है, 1/3, और डबल इसके कितने होंगे 4 × 2 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 8/3। अगर मैं m रेशियो n की, किसकी बात कर रहा है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला निकालना है। मैं मान लीजिए m रेशियो n अगर मैं कर दूं, तो m हमारा क्या है 8/3, और हमारा क्या है n क्या है हमारा 4। अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं, तो इसका रेशियो हमारा आएगा 2:3। कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 8 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2:3 आ जाएगा। तो जो हमारा ये रेशियो आता है वो इसकी सरफेस में लिख देते हैं। ये जो है हमारा m रेशियो n, इसकी सरफेस में, m की सरफेस में 2 आ जाएगा, और n की सरफेस में हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। n की सरफेस में क्या आ गया हमारा 3। तो इसका जो फॉर्मूला बना हमारा, 1 मिनट, सॉरी ये कहीं चला गया है, 1 मिनट, हाँ तो इसका देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो फार्मूला बना हमारा वो बना हमारा M2N3। क्या बना हमारा M2N3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एन एलिमेंट विद मोलर मास। देखिए ये हमारा डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू डेंसिटी, सॉरी Z नहीं, यहाँ पे इसको रफ करते हैं हम, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो देखिए डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी D से डिनोट कर लो चाहे रो से डिनोट कर लो। क्या होता है इसका ट्रिक, मैंने आपको बताई थी। डेंसिटी की क्या होती है, जमना ZM/N और A का क्यूब, ये होती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, Z क्या है कंट्रीब्यूशन, M क्या है मोलर मास, Na क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, और A क्या है हमारा एज लेंथ ऑफ द सेल। तो देखिए एलिमेंट विद मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 2.7 × 10⁻² दे रखा है आपको। मोलर मास कितना दे रखा है, M दे रखा है आपका 2.7 × 10⁻²। उसके बाद आपको क्यूबिक एज लेंथ मतलब A क्या दे रखी है आपको 405 पिकोमीटर। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है। नेचर ऑफ यूनिट सेल बताना है, मतलब Z की वैल्यू निकाल दो। तो Z यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ये जो हमारा है इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो हमारा Z का फॉर्मूला हमारा कुछ ये बन जाएगा। जब इसमें हम सब वैल्यूज़ रखेंगे तो M जो हमारा जो वैल्यूज़ रखेंगे इसमें जब वैल्यूज़ रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तो Z की वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के बाद आएगी 3.99। 3.99 को अप्रॉक्स हम 4 लिख सकते हैं। 4 किसका होता है, FCC का होता है। तो इसका मतलब कौन सा यूनिट सेल है हमारा, वो है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे डेंसिटी के फॉर्मूला बेस्ड हमारा क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा, एक तो डेंसिटी वाला आपको मैंने बताया, और दूसरा वाला कौन सा, जो रेशियो निकालने वाला है। तो ये थे हमारे कुछ इंटेक्स के
क्या थे हमारे इंटेक्स के, हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। अभी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे हम।